वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीट मुख्य परीक्षा सीएटी एलडीसी आरओ सेकंड ग्रेड सब एग्जाम की दृष्टि से लगातार आपको शाम 8 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का सार करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज हम 9वीं क्लास से लगे थे, पूरा 9वीं क्लास 10वीं 11वीं 3 पुस्तकों का अध्ययन कर चुके हैं हम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 और टॉपिक वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और वही पढ़ रहे हैं जो हमने पहली बार हम पढ़ेंगे, जो काफी बाकी जितनी भी पुस्तक है उनसे हटकर है। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 अध्याय 1 और 2। अब अध्याय 1 में भौगोलिक स्वरूप है, राजस्थान का नॉर्मल आपको पता है वो ज्यादा डाल दी, लेकिन मेन जो है 2 नंबर पार्ट उस अध्याय का नाम है राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। और यहां से 100% प्रश्न आएंगे, चाहे रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे सीएटी का। अब तक फर्स्ट ग्रेड और वन रक्षक में इस अध्याय से पक्के प्रश्न आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से हैं। इसका नाम है राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, और ये रीट के सिलेबस में स्पेशल लिख रखा है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहां से इस अध्याय से प्रश्न आने हैं, और इस अध्याय को अच्छे से तरीके से पढ़ लेना। जिसने अब तक ये हमारा टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टेस्ट सीरीज नहीं ली है भाई, जरूर ले लेना। 9वीं से 12वीं की पुस्तकों का चैप्टर वाइज टेस्ट एक बार पढ़ोगे, एक बार वीडियो देखोगे, याद नहीं रहेगा। कम से कम हमने इसमें दे रखे हैं 5 बार अटेम्प्ट, 5 कम से कम 2 से 3 बार तो आप जरूर ट्राई करना। पूरी 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास, और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे पुट हो रहे, आपको प्रूफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। तो सारे विद्यार्थी, एक तो सबसे पहले जिसने नहीं लिए, मैच 100 रुपए है और 20% छूट और कर रखी है। देखो 80 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, और वापस प्रैक्टिस के लिए इसमें पीडीएफ भी मिल रही है। तो इतनी आपको छूट दे रही है, नाम मात्र की इस प्राइस में आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सार संग्रह कहीं नहीं मिलेगा। एक लाइन टू लाइन, एक लाइन से क्वेश्चन दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहां टेस्ट देने के बाद आपको यहां पे हमारी ये चल रही है स्पेशल, और स्पेशल क्या, वीडियो सॉल्यूशन रोज शाम 8 बजे। तो आज कक्षा 12 अध्याय 1 से 2 राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान की सामंत व्यवस्था किस पर आधारित थी? राजस्थान की सामंत जो व्यवस्था है, सामंतीय व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त और कुलीय संबंध थी, यानी रक्त पर और कुल से चली आ रही वंशानुगत थी, ये ध्यान रखना। अभी सीधा प्रश्न पेपर में आएगा कि राजस्थान की जो सामंतीय व्यवस्था किस काल में, मध्यकालीन व्यवस्था की बात करूंगा, क्योंकि पहले ये सामंतीय व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, सामंतीय व्यवस्था थी राजपूत काल में, फिर अकबर आए, अकबर के काल में मनसबदारी प्रथा का रूप ले लिया। प्रोफेसर राय चौधरी ने सामान्य व्यवस्था का उदय काल माना है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, सामंत व्यवस्था है भी। तो इस सामंत व्यवस्था भी कई चीजों में काफी थोड़ी सी पीडीएफ में मेरी मिस्टेक आ रही है, इतना ज्यादा वर्कलोड है ऐसा समझ लो मुझे, क्योंकि क्वेश्चन तैयार करने के बाद मुझे क्वेश्चन तैयार करवाने पड़ते हैं, पता नहीं क्या कारण है। एक लिंक से दूसरे लिंक पर पहुंचाती है पीडीएफ, शायद उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा है, लेकिन आपको लगातार मैं कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं। ये लगातार 1-2% कई बार मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे सामंत लिखना था, सामान्य लिखा गया सामंत। ठीक है, व्यवस्था का उदय काल माना जाता है, तो किसने माना है? प्रोफेसर राय चौधरी ने 8वीं शताब्दी का काल माना है। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया? ये देखो भाई, अभी वन रक्षक का जिसने 11 दिसंबर को पेपर दिया है, वन रक्षक परीक्षा 2022, उसने पूछा है इस कक्षा 12 की चैप्टर नंबर 2 से उठाया प्रश्न, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब इस प्रश्न का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ये कहता है कि आप 6ठी से 12वीं की पुस्तक पढ़ लो भाई, बेड़ा पार हो जाएगा, ये कह रहा है एग्जामिनर। तो अपने 6ठी 7वीं 8वीं की भी चर्चा करेंगे। तो फारसी, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी। अब दोबारा रिपीट होगा, कभी हो जाए ये प्रश्न। प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूली करने का वैधानिक अधिकारी होता था। एक व्यक्ति है प्रोफेसर इरफान हबीब, उनके अनुसार कि राज्य द्वारा प्रदत्त जो भूमि होती है वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकार होता था, अधिकारी होता था, वो अधिकार होता था, वो जागीर कहलाती थी। और जागीर का जो होता था मुखिया, उसको जागीरदार या ठिकानेदार कहा जाता था। वह भूमि जो राजा के द्वारा प्रशासित व नियंत्रित होती थी, कह सकते हैं सरकार के अंडर में होती थी या राजा के नियंत्रण में होती थी, वहां की भूमि से जो भी राजस्व होता था वो राजा के खाता में जाता था, सरकार के खाते में जाता, उसको खालसा कहते हैं। आपने सुना होगा ना, जोधपुर को 2 बार खालसा घोषित किया था,
पता है आपको, एक बार अकबर के समय, एक बार औरंगजेब के समय ये खालसा यानी उस राजस्व क्षेत्र की जितनी भी आमदन है वो सरकार के खाते में, राजा के नियंत्रण में रहेगी, वो खालसा थी। मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? पॉइंट नोट कर लेना। और यहां से मैंने आपको कह दिया, फिक्स कह दिया, प्रश्न आने आने। मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? अकबर ने। राजा को सामंत युद्ध व शांति के समय चाकरी देता था। राजा को सामंत है वो युद्ध व शांति के समय चाकरी देता था। यहां चाकरी का क्या अर्थ है? प्रश्न तो आपको एक आधा मिलेगा, ठीक है, भूतों प्रेतों वाले ऐसे प्रश्न है ये मिलेंगे, पर अब की बार हम कोशिश करेंगे सारे के सारे सही हो। राजा को सामंत युद्ध व शांति के समय चाकरी देता था। यहां चाकरी का अर्थ है, यहां चाकरी का अर्थ क्या है? चाकरी का मतलब सेवाएं देता था। अभी सीधा है, भी अपने को पता है भी राजा है, जो राजा का जो सामंत होता था, सामंत सैनिक रूप में भी काम करता था, सब में काम करता था, तो अब युद्ध और शांति में उसको क्या देता है? सेवाएं देता है। अब यहां शब्द लिख दिया चाकरी देता था, तो चाकरी का मतलब सेवाएं। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? प्रश्न वन रक्षक 11 दिसंबर 2022, ताजा ताजा एकदम। पट्टा रेख क्या है? अभी पेपर में आया था। तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। पट्टा रेख क्या है? पट्टा रेख क्या है? तो पट्टा रेख में लिखा हुआ निर्धारित कर। पट्टा रेख आ गया ना। पट्टा रेख, पट्टे में लिखा हुआ जो निर्धारित कर होता है, भी इतना स्पेस पे लगा जाएगा, वो है। और ये प्रश्न आया देखो। मध्यकालीन भर्तु रेख से आप क्या समझते हैं? तो पट्टा रेख एक भर्तु रेख, दोनों याद रखना। तो भर्तु रेख होता है राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार राजस्व भरता जमा करता। यानी पट्टा रेख तो ये क्या कहता है कि पट्टे में लिखा हुआ निर्धारित कर। और भर्तु लेख क्या कहता है? भर्तु रेख क्या कहता है? राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में, जो जागीर का पट्टा है उसमें उल्लेखित जो रेख है उसके अनुसार, उसमें तो लिखा हुआ रेख है, राजस्व भरता जमा करता था, वो था भर्तु रेख। यानी उसमें जितना लिखा हुआ है ना कैसे राजस्व भरना है, वो उसको कहते हैं। तो दोनों पॉइंट नोट करना। पट्टा रेख पेपर में आ गया तो ये भर्तु रेख भी आ जाएगा। भर्तु रेख आ जाएगा, कई बार मात्रा हटी भी मिल जाएगी, भर्त रेख भी मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी बात है जैसे पीटी में होती है, पेपरों में आपने देखा होगा कहीं पूरी जगह सही नहीं लिखा होता कई बार। मध्यकाल में पट्टा रेख व भर्तु रेख कर था, किस प्रकार का कर था? देखो, मध्यकाल में पट्टा रेख और भर्तु रेख सामंत राजा को देता था। ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट। देखो, मध्यकाल में जो पट्टा रेख व भर्तु रेख था, सामंत होता था ना, वो राजा को देता था। जो राजस्व के हिसाब से इनको लिखा होता था ना, उस पट्टे में लिखा हुआ उसी हिसाब से सामंत राजा को देता था। मध्यकाल में रेख से क्या तात्पर्य? अब हमने पट्टा रेख, भर्तु रेख, ये रेख है क्या? ये रेख है क्या? तो जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व, जागीर की अनुमानित जो वार्षिक राजस्व होती है उसको रेख कहते हैं। ये शब्द मिलेंगे आपको पेपर में। जागीर की अनुमानित जो वार्षिक राजस्व होगा, जो होगा वो मिलेगा, वो रेख है। जोधपुर में पेशकशी व हुक्मनामा किस प्रकार के कर है? अब ये पॉइंट नोट करते जाना, मैंने एक एक लाइन से प्रश्न बनाया इस पुस्तक से। पेशकशी व हुक्मनामा आपने कभी सुना होगा। 1906 में बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पृथ्वी सिंह ने उत्तराधिकारी तलवार बंधाई कर लगाया था। शायद आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था, बहुत बार बताया हुआ है। ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था तब भी बताता था। पेशकशी, हुक्मनामा, उत्तराधिकारी, ठीक है, नजराना, तलवार बंधाई कर, ये सारे उत्तराधिकारी कर है। तो याद रखना, जोधपुर में पेशकशी और हुक्मनामा किस प्रकार के कर है? उत्तराधिकारी कर है। तो नया ठिकानेदार बैठता था तो उत्तराधिकारी कर लिया जाता था, जश्न मनाया जाता था, उससे वो किसानों से, जनता से वसूला जाता था। तो प्रश्न क्या आएगा? एक तो यह आएगा पेशकशी और हुक्मनामा है क्या? एक उत्तराधिकारी कर। दूसरा आएगा कि पेशकशी और हुक्मनामा उत्तराधिकारी कर किस रियासत में प्रचलन में थे? जोधपुर रियासत में। यह भी ध्यान रखना, पेशकशी, हुक्मनामा, इतना याद रखना। जब भी कोई मामला होता है, आपराधिक मामला या कोई भी मामला, न्याय के लिए पेश कहां होते हैं? हाईकोर्ट जोधपुर में, ठीक है। हाईकोर्ट जोधपुर का हम क्या मानते हैं? हुक्म मानते हैं। पेशकशी, हुक्मनामा, पेशकशी, हुक्मनामा यानी पेशी होती है, फिर हाईकोर्ट का हम क्या मानते हैं? हुक्म मानते हैं, बस। मेवाड़ और जयपुर में उत्तराधिकारी कर को किस नाम से जाना जाता है? भाई बहुत शानदार है, वहां तो हुक्मनामा और पेशकशी हो गई, यहां और ये पॉइंट याद रखना, ये कहते हैं नजराना। मेवाड़ में और जयपुर में उत्तराधिकारी कर को किस नाम से जाना जाता है? नजराने के नाम से। नजर न लगे जयपुर और मेवाड़ को, नजर न लगे जयपुर और मेवाड़ को, नजराना। नजराना क्या है? उत्तराधिकारी कर, मेवाड़ और जयपुर में। राजपुताना की रियासतों में केद खालसा
तलवार बंधाई, नजराना, हुक्मनामा किस प्रकार के कर थे? याद रह जाएगा ना। तलवार बंधाई कर तो हम पढ़ते हैं उत्तराधिकारी कर, क्योंकि हमें याद है बिजोलिया किसान आंदोलन से। नजराना भी वही होता है। नजराना बस याद रखना कि नया ठिकानेदार बैठा, राजा बैठा तो उसको नजराना देना, भेंट देनी। कैद खालसा, नया खालसा बन गया, हुक्मनामा आ गया, ये उत्तराधिकारी का। एकमात्र ऐसी रियासत जहां मध्यकाल में उत्तराधिकारी शुल्क लिया ही नहीं जाता था। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। एकमात्र ऐसी रियासत है जहां मध्यकाल में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, जैसलमेर में। और आपको आपने ये भी पढ़ा है कि तांत्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजस्थान की सभी रियासतों में घूमे थे और मराठों ने बीकानेर और जैसलमेर छोड़कर सबसे कर लिया था। तो जैसलमेर वैसे भी सेफ रहती। इधर आपको पता है स्वर्णगिरी दुर्ग है और रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, वहां जा ही नहीं सकते। अबुल फजल ने कहा कि अगर जाना है ना तो वहां पे पत्थर की टांगे होनी चाहिए, लोहे की टांगे होनी चाहिए, तभी जा पाओगे, तो कोई जाता ही नहीं था। तो जैसलमेर एकमात्र जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सद्दी, ये 4 प्रकार की श्रेणियां मारवाड़ में किसके है? ये प्रश्न अभी आया फर्स्ट ग्रेड में, पता नहीं वन रक्षक की पहले पारियों में, पहले जो पेपर हुए ना वन रक्षक है फर्स्ट ग्रेड, अब मेरे को पूरा याद नहीं है किस में आया। ये आया था राजवी क्या है, ये आया था राजवी। ये राजवी क्या है? राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सिद, ये 4 प्रकार की श्रेणियां है मारवाड़ में सामंतों की। सामंतों की 4 प्रकार की श्रेणियां मारवाड़ में। नाम याद रखना, राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सदी। मुत्सदी ये चारों ही, मुत्सदी, गनायत, सरदार, राजवी, सामंतों की 4 श्रेणियां हैं। कहां की? मारवाड़ की थी। पॉइंट नोट करना। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, उनके बारे में सत्य कथन बताइए। अब मेवाड़ में 3 थी, मारवाड़ में 4 थी। इन्हें उमराव कहा जाता था। पढ़ा होगा आपने प्रश्न कि उमराव कहां के सामंतों को कहते थे? मेवाड़ के। प्रथम श्रेणी में सामंत 16 थे, दूसरी श्रेणी में 32 और तीसरी श्रेणी के संबंध में गोल के उमराव कई सौ की संख्या में होते थे। यानी प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे, दूसरी श्रेणी में 32 और तृतीय में तो 100 से अधिक थे। तो 3 श्रेणियां होगी। तो उमराव इनको कहते हैं। प्रथम श्रेणी के 16 उमराव में सलुम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था। अब ये और याद रखना, क्या याद रखोगे कि मेवाड़ में जो सामंत थे उनको उमराव कहते थे। उमरावों की 3 श्रेणियां थी और जो प्रथम श्रेणी के 16 उमराव थे उनमें सबसे ज्यादा विशेष योगदान था सलुम्बर के सामंतों का। विशेष योगदान सलुम्बर के जो सामंत थे उनका विशेष स्थान होता था। ये प्रश्न आता है सलुम्बर उदयपुर, ठीक है। रतन सिंह चुड़ावत सेनानी, ठीक है। सतरानी मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, वो है ना सॉरी चुड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, ये सलुम्बर वाला स्थान है। तो प्रयुक्त सभी याद रह जाएगा। जयपुर के किस शासक ने सामंती श्रेणी को 12 भागों में बांट दिया, जिसे 12 कोटड़ी कहते हैं? आपको पता ही है कि पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज कछावा ने अपने 12 पुत्रों में विवाद न हो, इसलिए जयपुर को 12 भागों में बांट दिया। और 12 भाग बांटे तो सामंत 12 श्रेणी में बंट गए, उसे कहते हैं 12 कोटड़ी, ये पृथ्वीराज कछुआ के द्वारा। ये याद रखना। अगला, कोटा में सामंत श्रेणी को क्या कहा जाता था? ये देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कोटा में, और रीट के अंदर तो स्पेशल लिखा हुआ है प्रशासनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था जो है ना, ये राजपूतों की राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये प्रश्न पढ़ लेना, जितने भी है 30-40 यहां से मिलेगा प्रश्न, देख लो। इसके अलावा कोई आ गया तो वो छोड़ देना, वरना यहां से पक्का आएगा। कोटा में जो सामंत श्रेणी है उसको कहते हैं राजवी। देखो राजवी, अब पीछे मैंने पढ़ा, दोबारा फिर बताया, तो मेरा टारगेट आपको पूरा याद करवाना। ये देखो राजवी, सरदार, गनायत, मुत्सिद, ये पहले पूछेगा कि किसकी श्रेणी है? सामंतों की, मारवाड़ की। लेकिन राजवी मारवाड़ की है और इधर कोटा की भी सामंत की है, राजवी कोटा की भी है, ध्यान रखना। आगे देखो, डावी यानी बाई और जीवनी दाई सामंत श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। डावी और जीवनी, डावी जीवनी कौन थे? सामंत श्रेणी के, सामंत श्रेणी थी। डावी जीवनी सामंत श्रेणी थे, जैसलमेर। जैसलमेर क्या? दोबारा देखो, डावी जीवनी सामंत श्रेणी व्यवस्था का प्रचलन था जैसलमेर में। बार बार कह रहा हूं, इसको टेस्ट लगा लेना, बार बार टेस्ट लगा लेना और आप क्लियर हो गए। मेरिट में आप सर्वोच्च रहोगे बाकी विद्यार्थियों से अगर आपने ये टेस्ट, क्योंकि एग्जामिनर खुद कह रहा है भाई 9 से 12, 6 से 12, 9 से 12 पढ़ लो, 9 से 12 पढ़ दो, आपका सिलेक्शन है। चीख के कह रहा है और आपके सामने प्रश्न है, बस इसलिए ध्यान रखना। बीकानेर में सामंत की कितनी श्रेणियां थी? बस 3 याद रखना, 3 थी। उसको याद नहीं रखना भी किस प्रकार की थी, क्योंकि कोई विशेष थी, उच्च थी, निम्न थी, वो है। बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। राजा के बाद राज्य का प्रमुख प्रधान होता है। राजा के बाद मध्यकाल में क्या था? राजा के बाद राज्य को संभालने वाला और राज्य का प्रमुख होता था प्रधान।
इसे रियासतों में जाना जाता था। राजा के बाद राज्य का प्रधान प्रधान होता था। अब अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम थे। कोटा बूंदी में दीवान कहते थे इनको। क्या कहते थे? कोटा बूंदी में दीवान। वैसे दीवान होता था राजस्व विभाग का जैसे कई जगह, लेकिन कोटा बूंदी में प्रधान को दीवान कहते थे। हो सकता है ये साथ में वित्त भी संभालता हो, लेकिन प्रधान को दीवान कहते थे। मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में प्रधान कहते थे। बड़ी बड़ी रियासत याद रखना, मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में। जोधपुर में मुसाहिब और बीकानेर में मुख्तियार कहते थे। ये नोट कर लेना पॉइंट। मुसाहिब मुसाहिब जयपुर में कहते थे, सॉरी जोधपुर बोल दिया गया, जयपुर। मुसाहिब जयपुर में कहते थे किसको? प्रधान को। और बीकानेर में मुख्तियार कहते थे प्रधान को। मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में प्रधान कहते थे प्रधान को, और कोटा बूंदी में दीवान कहते थे प्रधान को। उपयुक्त सभी। भरतपुर में राजा के बाद प्रधान को क्या कहा जाता है? और आपको पता होगा मेरा जो इंस्टाग्राम बना हुआ है मेरे नाम से, SHIV शिव कुमार नाम से, उस इंस्टाग्राम में मैं ये क्वेश्चन जो डाउट वाले होते हैं ना वो सीधे भी डालता हूं, क्योंकि उत्तर डालता हूं, क्योंकि नहीं डालते वहां भी आप प्रैक्टिस के लिए कमेंट में भी जवाब दे सकते हो। तो मैं लिंक डाल रहा हूं टेलीग्राम पे, आप जरूर देख लिया करो अभ्यास करने के लिए। भरतपुर में राजा के बाद प्रधान को क्या कहते हैं? तो भरतपुर में राजा के बाद जो प्रधान होता है उसको मुख्तियार कहते हैं। मुख्तियार, सेम वही बीकानेर वाला मुख्तियार या मुख्तियार। जयपुर में मुसाहिब, मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में प्रधान, कोटा बूंदी में दीवान। जो विद्यार्थी आगे एकदम लक्ष्य को पार करना चाहता है, अपने पेपर को फाइट करना चाहता है, वो तो इंटरेस्ट से ये वीडियो देखेगा, बाकियों को बोर लगेगा, ये ध्यान रखना। और यहां से इनको पता है प्रश्न आएगा। बख्शी नामक सामंत विभाग होता था। बख्शी नामक जो सामंत है वो विभाग कौन सा होता था? सैनिक विभाग होता था, सैन्य विभाग। बख्शी नामक सामंत के पास कौन सा विभाग होता था? सैनिक। ठीक है। सेना व किलों पर होने वाले खर्च का विवरण और सामंतों की रेख का हिसाब रखने वाला होता था। सेना होगी, और किलों पर जो खर्च होता था ना उसका विवरण, और सामंतों की रेख, अभी पीछे बताया सामंतों की रेख मतलब सामंतों का जो वार्षिक राजस्व है उसका जो हिसाब रखने वाला होता था। तो ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? दोनों चीजें याद रखना है। सेना किलों पर जो खर्च होता था उसका विवरण रखता था, और सामंतों की रेख का हिसाब रखने वाला होता था कौन? नायब बख्शी। नायब बख्शी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कोतवाल के समान, जैसे मुगल प्रशासन में कोतवाल होता था उसी प्रकार गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य कौन देखता था? यानी जहां मुगलों में गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार का संबंधित कार्य देखता था कोतवाल, उसी प्रकार राजपुताना के अंदर कौन देता था? तो सिकदार। कौन रखता था? सिकदार। ये देखिए टॉप इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाएगा कि जैसे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कोतवाल होता था उसी प्रकार राजपुताना के अंदर कौन होता था? सिकदार। प्रश्न तो आ जाएगा, क्योंकि कोतवाल को क्या माना है? गैर सैनिक जो बाकी कर्मचारी, सैनिकों को छोड़कर जो बाकी कर्मचारी होते थे उनके रोजगार से संबंधित कार्य सिकदार देखता था। धर्मार्थ शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन कार्य, चारण व भाट को अनुदान स्वरूप दी गई भूमि क्या कहलाती थी? यानी कोई धर्म के नाम की ग्रंथ लिखता था, शिक्षण कार्य करवाता था, साहित्य लेखन लिखता था, चारण जो भाट होते थे क्योंकि वो साहित्य लिखते थे, को अनुदान स्वरूप जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे? तो उस भूमि का नाम है सांसण जागीर भूमि। पॉइंट नोट कर लेना, सांसण जागीर भूमि। अब क्या होती थी? इनको लिखने वालों को जागीर देती थी, उसको माफी जागीर भी कहते थे। मेन नाम तो है सांसण जागीर भूमि, इसको क्या कहते थे? माफी जागीर भूमि भी कहते थे। तो ए व बी दोनों ध्यान रखना। साहित्य लेखन, चारण भाट, शिक्षण कार्य कराने वाले, धर्म अर्थ को समझाने वाले जितने भी होते थे बुद्धिजीवी, उनको अनुदान स्वरूप जो भूमि देते थे उसको सांसण जागीर भूमि कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है माफी जागीर भूमि। इसलिए दोनों उत्तर क्या हो जाएंगे? ए व बी दोनों। वह भूमि जिस पर पशुओं का चारा उगाया जाता था, वह भूमि जिस पर पशुओं का चारा उगाया जाता था। देखो, चरागाह भूमि भी होगी, गोचर भूमि भी होगी, चरनोत्ता भूमि होगी। उपयुक्त सभी। पेपर में आपसे पूछा जाएगा चरनोत्ता भूमि ज्यादा। चरनोत्ता भूमि पशुओं का जहां चारा उगाया जाता था वो भूमि। तो तीनों ही नाम है, चरागाह, गोचर, चरनोत्ता, ये हमने पढ़ाई है। मध्यकाल में जागीर भूमि 4 प्रकार की थी, उसमें शामिल नहीं है। पॉइंट नोट करना, जो जागीर भूमि होती थी वो 4 प्रकार की होती थी, उसमें शामिल कौन सी नहीं है? देखो, सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भौम की जागीर, शासन जागीर। तो खालसा भूमि। ठीक है, ये खालसा भूमि राजा वाली नियंत्रित थी। जागीर भूमि 4 थी, सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भौम की जागीर और शासन जागीर। याद रखना। सत्य कथन बताइए। बापीदार कृषक कौन होता था? बापीदार कृषक भूमि का स्थायी स्वामी होता था, या तो वो खुद खेती करता था या दूसरे से करवाता था।
गैर बापीदार कृषक खेती हर मजदूर जो भूमिहीन होते थे लेकिन उनका ठेका वगैरह सिस्टम होता था, एक बार चले जाने के बाद वापिस आके भूमि जोतते थे। यानी गैर बापीदार जो खेती हर मजदूर जो भूमिहीन होते थे और बापीदार जो भूमि का स्थायी स्वामी होता। खालसा भूमि होती थी, केंद्रीय भूमि तो सभी सत्य है। भरतपुर के राजा सूरजमल जाट के समय 1763 ईस्वी में भरतपुर राज्य की कृषि की आय प्रतिवर्ष की थी। यानी भरतपुर के जाट राजा लास्ट 1763 तक गद्दी पर बैठे थे। अंतिम उनके जीवन में जब वो राजा थे तो भरतपुर राज्य की कृषि की आय प्रतिवर्ष थी 17.5 लाख प्रति वर्ष। ठीक है, ये भी याद रखना, उस पुस्तक में दे रखा है, तो कहीं ना कहीं टपक ना जाए कोई भी प्रश्न। मध्यकाल में लगान वसूली की विधियों के बारे में बताइए। लगान वसूली होती थी लाटा या बंटाई विधि। लाटा या बंटाई विधि, फसल कटने योग्य होने पर लगान वसूली। यानी ये कब की जाती थी? जब फसल कटने योग्य हो जाती थी, यानी कहने का मतलब काटने के बाद पड़ी रहती थी लाटा, जिसको अपने आम भाषा में कहते हैं लाटो पड़ी हो, वो लाटो पड़ी हो, वो लाटो। यानी वहां जाके वो दीवान क्या करता था कि नियुक्त अधिकारी होता था, वो देखता था इतनी फसल हो जाती थी, इतनी फसल हो जाएगी, उसमें लगान लेता था। कुंता विधि होती थी, खड़ी फसल पर लगान वसूली। खड़ी फसल है, ठीक है, उस पर वसूली होती थी। एक है मुकाता, डोरी और घूघरी विधि। ठीक है, ये क्या है? लगान वसूली है, आगे बताऊंगा। मुकाता, डोरी और घूघरी, ये क्या होती थी? उपयुक्त सभी। ये याद रखना, ये सारी की सारी। लाटा कौन सी? पड़ी फसल, याद रख लेना। कुंता खड़ी फसल पर। एक होती है मुकाता, डोरी, घूघरी। मुकाता यानी नगदी, घूघरी यानी जो बीज के बदले जो वसूल होता था वो। आगे बताऊंगा इसकी डिटेल। तो उपयुक्त सभी। सत्य कथन बताइए। आपने देखा होगा बिजोलिया किसान आंदोलन में लाग बाग कर के वसूली कारण 84 प्रकार के कर लगते थे। बहुत लाग बाग और 84 प्रकार की बहुत सारी खड़ी फसल, पड़ी फसल, गिरी फसल ऐसे। सत्य कथन बताइए। देखो, मुकाता लगान वसूली क्या होता है? कर निर्धारण एक मुश्त या नगद ली जाती थी। नगद या एक मुश्त जो लगान लिया जाता था वो मुकाता था। डोरी लगाना वसूली क्या थी? नापे के भूभाग का निर्धारण कर, नाप का जो भूभाग का निर्धारण करते थे वो वसूली थी। और घूघरी लगान वसूली, घूघरी खाड़ी यानी घूघरी, ठीक है, बात घूघरी समझ लो। शासक, सामंत, जागीरदार किसानों को घूघरी या बीज देता था, वह लगान वसूली थी। यानी किसान क्या करता था? अब किसान क्या करता था? शासक से, जागीरदारों से क्या लेते थे? बीज लेते थे। बोने के लिए पहले लेना पड़ता था, कर्ज तो लेना ही पड़ता था। उस बीज के बदले भी देखो कर लगते थे। तभी तो टोटल 84 प्रकार के कर, कितने प्रकार के, जनता इतनी दुखी थी। बीज लेना तो कर, फसल को बोना तो कर, फसल थोड़ी सी तैयार होगी तो कर, फसल काट ली तो कर, घर पे ले आई तो कर, खा लिया तो कर, शादी कर पुत्री की शादी की तो कर, नया राजा बैठ गया तो कर, ठकुराइन जो चूड़ा पहनेगी तो कर, दुर्ग बनाए। अब ये दुर्ग इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, अब वो देखने में बड़े जबरदस्त लगे। राजा ने ये दुर्ग बनाए जनता के कर से ही तो बनाए, ठीक है, जनता के दर से। एक कुमठ पता नहीं इस प्रकार का कर था, वो दुर्ग पे लगता था, जनता ही लगती थी और करता क्या था। ठीक है, सत्य कथन। आजकल देख लो घर पे मनाते हैं मजदूर, कितने बड़ी मुश्किल से जाते हैं, 300-400 रुपए दिन के लेते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जाते नहीं है, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से जाते हैं। 100 हमें 4 चाहिए पिए, 2 मंडल चाहिए, 4 जर्दे की पूड़ी चाहिए, एक दिन में इतना खर्चा होता है, फिर भी वो 400-500 रुपए लेते हैं और बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कड़ा कड़ा के घरों में जाते हैं, काम करते हैं। और पहले क्या होता था? राजा सिर्फ खाना देता था मजदूरों को और नहीं काम करते तो पट्टे पड़ते थे। और इतने बड़े बड़े पत्थर पुत्थर उठा के ये दुर्ग बना दिए। वो पहले की बात अलग थी, वो देखोगे तो कहानी और अलग ही है। बस ये लगान ही लगान थे पहले वाले। अगला देखो, ठीक है, क्योंकि मजदूर कौन होते हैं? जर्दे पानी वाले होते हैं, बीड़ी सिगरेट वाले ज्यादातर यही होते हैं, या शाम को बस वो नीला लाल ढक चाहिए वही होते हैं। और वो बड़ी मुश्किल से थे क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, ठीक है। वो अलग अलग कंडीशन पे निर्धारित होते हैं, अलग बात है, सारे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अलग अलग सिस्टम है। कुछ का उदाहरण होता है, हमेशा ध्यान रखना। कुछ है मानना की, मानना है ना, वो मानने की होते हैं। सारे मजदूर नहीं होते नीले लाल ढक्कन वाले, कुछ अपने घर का गुजारा होता है। लेकिन कुछ जो कई युवा पीढ़ी में जो शामिल होते हैं ना, कई मजदूर, वो खतरनाक मजदूर होते हैं। ये सब आप सारे जानते हो। किस इतिहासकार ने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान उल्लेख किया है? हालांकि इसको माना नहीं है, कि माना तो यह कि रक्त और इस पे ये धारित है वंशगत। कर्नल जेम्स स्टोर ने फ्यूडल एक प्रजा और एक सेवक के रूप में, राजा और सेवक के रूप में सामंत फ्यूडल व्यवस्था थी, लेकिन ये अपने राजपुताना में इसको माना नहीं है। सामंती व्यवस्था मूलतः क्या थी? प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक है, आज ये समझ लो, आज जो प्रशासनिक सामंती व्यवस्था है वो नौकरशाही व्यवस्था थी। आज जैसे सचिव है ना, मुख्य सचिव, अपर सचिव, गृह सचिव, ये वो सामंती व्यवस्था ही तो है।
सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार होता था। ठीक है, सामंत जो जागीर होती थी उस पर सामंत का अधिकार होता था, जन्मजात होता था। ठीक है, जन्मजात, वंशानुगत था, रक्त पर आधारित था। सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था टेंट के समान था, जो टेंट लगाते हैं ना उसके समान थी सामंत प्रशासनीय व्यवस्था। ये प्रश्न मैं सीधे क्यों कहां से दे रहा हूं बताया ना, मैंने आपको टेलीग्राम पे फोटो भी डाल दी, पुस्तक शायद अब वो नहीं लगती होगी पाठ्यक्रम में तो, लेकिन वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी, मैंने वो आपको पिक सेंड कर दी ऊपर वाली भी इस प्रकार की है। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सारे जो अभी दे रहा हूं, ये देखो। सामंत व्यवस्था का मूल स्वरूप टेंट के समान। राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे? राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे मुत्सदी। मुत्सदी ये सामंत की श्रेणी है तो मुत्सदी। ठीक है, खालसा में न्याय का कार्य करते थे, तो खालसा जो होते थे उनमें न्याय का कार्य हाकिम करता था। कौन करता था? खालसा में न्याय का कार्य करता था हाकिम। बापीदार किसान अपने खेत के स्वामी। ये चार कम से कम 10% दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ में, वो भी दे दिए। ठीक है, ये तो दूसरे पार्ट की हो गई। अब पहले पार्ट का नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय, तो उसमें हमने सामान्य परिचय लगभग पढ़ रखा है। अरावली में चोटियां और कौन से जो मुख्य 5-7% लेके आया हूं मैं, क्योंकि कल भी जो मैं तीसरे अध्याय में बात करूंगा ना 5 से 10% आपको ये सामंती व्यवस्था कुछ रेखर क्या होते हैं वो और बताऊंगा। ये देखो, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़े हुए हैं आपके, क्योंकि पहला टॉपिक है, ये सब लगभग जानते हो। अगला 1971 में रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? देखो, श्री रामलोचन जी को याद रखना, इन्होंने 2 वृहत प्रदेश, 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेश में बांटा है। ठीक है, 2 वृहत प्रदेश, 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेश, उपयुक्त सभी, ये याद रख लेना। प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक 1994 में किस राजस्थानी प्रदेश का निर्धारण किया है? तो प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने प्रादेशिक भूगोल पुस्तक 1994 में एक तो प्रमुख, एक गौण, एक तृतीय, एक सूक्ष्म, 4 भाग बांटे हैं, प्रदेश का निर्धारण किया, उपयुक्त सभी। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार कितना है? ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि हम राजस्थान का नक्शा पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और फिर पढ़ते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये पूछ रहा है मरुस्थल का, बोले मरुस्थल क्या चीज है? तो मरुस्थल में अक्षांश और देशांतर याद रखना। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री है 330 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और 69 डिग्री है 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर है। 25 से यानी कहां से लगेगा? 23 तो यहां से आ गया, 23 यहां से लगेगा, 25 से लेकर और लास्ट गंगानगर 30 है ही। देशांतर पूछे तो जैसलमेर वाला 69 से लेकर और 70 तक ही आता है, ध्यान रखना, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये दोनों ही ए और बी सही है। चोटी व ऊंचाई के बारे में असत्य बताओ। अब ये चोटियां इस पुस्तक में दे रखी है, कहीं आपसे पूछ न ले, आप पढ़ लेना। तारागढ़ की 870 मीटर है, सही है। ठीक है, इसमें 870 दे रखी है, हो सकता है 95 कुछ भी हो, 73 हो 75 हो। नागपाड़ की 795 मीटर दे रखी है, आबू की 1225 मीटर दे रखी है, देलवाड़ा की 1380 गलत है। ठीक है, देलवाड़ा की कितनी है? 1442 है, क्योंकि 1380 तो किसकी है? अचलगढ़ की है, तो ऐसा सत्य हो गया। फिर अरावली की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताओ। ऊंचाई के अनुसार है अवरोही क्रम। अवरोही का क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा जरगा, गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा जरगा। गुरु से दिल से जरा आकार रखो। पर्वत व ऊंचाई के अनुसार असमलित बताओ। पर्वत व ऊंचाई के अनुसार देखो, जयगढ़ की ऊंचाई है 648 मीटर, नारगढ़ की 1055, ये गलत है, अभी नारगढ़ की 1055 तो हो ही नहीं सकती, रघुनाथगढ़ की है। बानगढ़ की 649 मीटर और सिरावास चोटी है 651 मीटर, तो ये गलत हो जाएगा, नाहरगढ़ गलत हो जाएगा। नाहरगढ़ वैसे कहां पे है? नाहरगढ़ वैसे जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अब देख लो 1055 मीटर तो हो नहीं सकती, कितनी? 1000 मीटर 500 कुछ होगी, लगभग इतनी की है। तो जयगढ़ 648, बानगढ़ 649, सिरावास चोटी 651। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? देखो, अचलगढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी है, नागपाड़ भी है, मुकुंदरा हिल्स ये हडौती क्षेत्र वाली है। तो ये आपके टोटल 48 प्रश्न हो गए। वैसे ज्योग्राफी के लगभग आप प्रश्न जानते हो। मेन इस अध्याय के अंदर आपको मेन दिए मैंने मध्यकालीन राज व्यवस्था,
5-10% कल के वीडियो में मैं और दूंगा। ये इतने प्रश्न पढ़ लेना, यहां से आपको प्रश्न मिलेगा। बार बार कह रहा हूं मैं, टेस्ट लगा लेना। ये हमारी पुस्तक बाजार में आ रही है 20 दिसंबर से। तैयार रहिए, मस्त रहिए। और कोई रीट की विद्यार्थी है ना, ये सारे 3rd ग्रेड शिक्षक के लिए लेवल 1 और 2 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज को मत छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम आपका 25 से 28 अब फिक्स होगा ही होगा। पहले आपने कुछ किया न किया, अब आपके लिए टाइम है। अब आपको एक सीट पक्की करनी है तो करनी है। सामान्य अध्ययन रीट लेवल 1 में 180 नंबर का मैटर और रीट लेवल 2 में 130 नंबर का मैटर क्लियर हो जाएगा। ये 30 टेस्ट आपने दे दिए। एक दिन छोड़ के रोज 6 बजे शाम को टेस्ट मिलता है, आप कभी भी कर सकते हो। दूसरे दिन आपको रैंक जारी होती है। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन रात 10 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन भी इस पे यूट्यूब पे मिलता है। तो जो विद्यार्थी रीट की लेवल 1, 2 की कर रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज को, हमारी ये अंतिम टेस्ट सीरीज है और ये आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संग्रह लेकर किया गया है। तो आप इसे अच्छे तरीके से अध्ययन करना, ये टेस्ट लेना। हमने इसका कोई चार्ज 251, 551 नहीं रखा, 151 पीडीएफ भी इसकी मिलती है। सिर्फ टारगेट है बच्चों का सिलेक्शन हो। सिर्फ 151 रुपए कितना का होता है। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना अगर आपको अपनी तैयारी में, और आप देख लेना क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन वीडियो को भाई लाइक शेयर जरूर कीजिए। कंजूसी आपकी लाइक में सबसे ज्यादा होती है। मैं देखता हूं 2000, 5000, 10,000 व्यू, लाइक 1000, 2000, तो आपका कुछ नहीं लगता। मेहनत आपके साथ हम कर रहे हैं, बस आपको एक लाइक दबाकर हमारा हौसला अफजाई करना है, ताकि हम टाइम टू टाइम आपको क्लास देते रहे। ठीक है, इसमें नहीं करना। हालांकि मैं ज्यादा लाइक शेयर का नहीं कहता, लेकिन आज आपको कह दिया ताकि आप इतना काम जरूर किया करो, ताकि कोई विद्यार्थी देख के प्रभावित हो। ये वीडियो दिया है, इसमें कुछ खास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।